तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसे बदले की जो कब्र के उस पार से लिया गया था। ये कहानी ना सिर्फ डराती नहीं है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि इंसान का सबसे बड़ा भूत कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ज़मीर, उसका अपना गुनाह होता है। और कहानी की शुरुआत वो किसी अतीत से नहीं होती, नहीं, वो होती है एक खौफनाक अभी से। हम हैं सारंगा जेल के अंदर और वहाँ एक आदमी है समीर, और वो चीख रहा है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस डर से बचने के लिए जो उसके दिमाग के अंदर चल रहा है। तो कहानी का ये जो पहला हिस्सा है वो हमें ले जाता है जेल की एक रात में, और ये आधी रात का सन्नाटा है ना, ये समीर के बाहर के और अंदर के दोनों खौफ को कई गुना बढ़ा देता है। सोचिए, कैदखाना नंबर 13, आधी रात का वक्त, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी। बाकी सब कैदी सो रहे हैं, लेकिन समीर के लिए यही खामोशी सबसे ज्यादा शोर कर रही है। वो बस अकेला है, अपने ख्यालों के साथ, अपनी सिसकियों के साथ। और फिर ये खामोशी टूटती है एक आहट से, कदमों की आहट। अब देखिए ये कहानी का कितना दिलचस्प मोड़ है ना। ये क्लासिक हॉरर वाला सीन है, पर ये सिर्फ कदमों की आहट नहीं है, ये एक तरह से उसके अंदर के डर का ही बाहरी रूप है। एक ऐसी आवाज जो शायद किसी और को नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही है। अब ये जो डर है ना, ये सिर्फ देखने या सुनने वाला डर नहीं है, नहीं, ये तो उसकी हर इंद्री पर, मतलब उसके सेंसेस पर एक सोचा समझा हमला है। इत्र की एक जानी पहचानी खुशबू, उसके नाम की एक हल्की सी डरावनी फुसफुसाहट, और फिर उसके पैरों पर बर्फीले ठंडे हाथों का एहसास। सोचिए, इत्र की वो खुशबू जो कभी प्यार की निशानी रही होगी, आज उसी के गुनाह की याद दिलाने वाला एक हथियार बन चुकी है। ये एक साइकोलॉजिकल हमला है, उसे पूरी तरह से तोड़ने के लिए। तो आखिर समीर को ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है? इस भूत को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, अतीत में। उन राक्षसों को समझना होगा जो उसने खुद पैदा किए थे। तो चलिए देखते हैं कि उसकी पत्नी जोरा के साथ उसका रिश्ता कैसा था। और ये देखिए सब कुछ कितनी तेजी से बदला। 1.5 साल पहले एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी जोरा से उसकी शादी हुई, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर समीर को जुए की लत लग गई, सारे पैसे हार गया, और आखिर में इस नशे की लत ने रिश्ते में झगड़े और हिंसा भर दी। ये दिखाता है कि कैसे एक लत सिर्फ पैसे नहीं, इंसान की रूह तक को खत्म कर देती है। मतलब ये रिश्ता बाहर से टूटने से बहुत पहले ही अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका था। और झगड़े की जड़ क्या थी? पैसा। समीर को जुए के लिए और पैसे चाहिए थे। वो जोरा से कहता है अपने अब्बू से मांगो, लेकिन जोरा साफ मना कर देती है। वो कहती है तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये उस आखिरी भरोसे के टूटने का पल था। समीर की लत ने उसके अंदर की सारी इंसानियत खत्म कर दी थी, और जोरा का इनकार शायद खुद को और समीर को बचाने की एक आखिरी बेबस कोशिश थी। और इसी झगड़े के बाद कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां डर और हकीकत के बीच की लकीर मिट जाती है। समीर का जो अंदर का गुनाह था, जो अपराध बोध था, वो अब एक बाहरी डरावनी शक्ल लेने वाला था। कुछ वक्त बाद जोरा अपने ही घर में मृत पाई जाती है, और समीर गायब है। जाहिर है कानून की नज़र में वही पहला सस्पेक्ट है, लेकिन सच तो ये है कि समीर सिर्फ पुलिस से नहीं भाग रहा था, वो तो खुद से भाग रहा था। और ये तो हम सब जानते हैं ना कि इंसान बाकी सबसे तो भाग सकता है, पर खुद से कभी नहीं। और फिर एक दिन वो सामने आ जाती है, जोरा की आत्मा। वो समीर से कहती है, मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूं समीर। अब ये कोई याद नहीं है, कोई सपना नहीं है, ये एक भयानक जीती जागती हकीकत है। और ये वादा सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाली सजा का है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक यातना, मतलब ऐसी सजा जिसका मकसद जिस्म को नहीं बल्कि रूह को तड़पाना हो। जोरा की आत्मा उसे मारना नहीं चाहती थी, वो तो उसे तोड़ना चाहती थी, तिल तिल कर। वो उसे हर पल फॉलो करती, उसे कचरे के ढेरों से खाना खाने पर, सड़कों पर सोने पर मजबूर करती, ताकि उसकी पहचान, उसका आत्मसम्मान सब कुछ खत्म हो जाए। ये सजा जिस्मानी नहीं, रूहानी थी। तो चलिए अब कहानी में वहीं वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था, जेल की उस कोठरी में, जहां समीर का ये मानसिक टॉर्चर अब अपने अंजाम पर पहुंचने वाला है।
इंस्पेक्टर रंजीत जब सेल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि समीर पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, एक भूत के बारे में चिल्ला रहा है। पुलिस वालों को क्या लगता है कि ये सब नाटक है, सजा से बचने के लिए पागल होने का नाटक। पर मजे की बात देखिए, उसका यही पागलपन ही तो उसकी असली सजा थी, एक ऐसी सजा जिससे दुनिया का कोई कानून उसे बचा ही नहीं सकता था। और फिर इंस्पेक्टर के सामने ही वो चिल्लाता है कि वो उसे लेने आई है। वो अपना सिर दीवार पर बार बार पटकने लगता है और फिर वो अपने ही हाथों से अपनी आंखें निकाल लेता है और आखिर में फर्श पर बेजान होकर गिर पड़ता है। मतलब अपने आखिरी पलों में समीर किसी भूत से नहीं, अपने ही गुनाह के एहसास से लड़ रहा था। जोरा की आत्मा तो बस एक आईना बन गई थी, जिसमें देखकर समीर ने खुद को ही खत्म कर लिया। बदला पूरा हो चुका था। तो आखिर इस बदले का मकसद क्या था? इसे मौत से भी बदतर सजा क्यों कहा गया? जब पूरा सच सामने आता है, तब हमें जोरा के इस बदले के पीछे की भयानक साइकोलॉजी समझ में आती है। तो असल में हुआ क्या था? सच ये था कि समीर ने जोरा को धक्का दिया था, जिससे उसके सिर में चोट लगी। लेकिन वो वहीं मरी नहीं थी। समीर ने उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया, घर से पैसे चुराए और भाग गया। जोरा की मौत धीरे धीरे खून बहने से हुई। सोचिए, उसने जोरा को गुस्से में नहीं मारा था, उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसने जोरा की जिंदगी से ज्यादा पैसों को चुना। ये एक ठंडे दिमाग से किया गया जुर्म था और इसी ने उसकी सजा तय की। और इसीलिए जोरा का बदला भी वैसा ही था। उसका मकसद समीर को मारना था ही नहीं। उसका प्लान था उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना, उसे तिल तिल कर तड़पाना, उसे एक ऐसी जिंदगी देना जो मौत से भी बदतर हो। ये आंख के बदले आंख वाला बदला नहीं था, ये दर्द के बदले दर्द वाली सजा थी। ठीक वही धीमी, तड़पाने वाली मानसिक पीड़ा जो समीर ने जोरा को दी थी। और अंत में कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर उस रात समीर जोरा को अस्पताल ले गया होता तो क्या होता? क्या कहानी कुछ और होती? ये एक छोटा सा सवाल है, चुनाव और उसके नतीजों के बारे में, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है।